और आज सबसे पहले हम राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 90 मिनट के भाषण का डीएनए टेस्ट करेंगे। जो लोग बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण को बहुत हार्ड मान रहे थे, उनके लिए राज्यसभा में पीएम मोदी का भाषण शॉकिंग रहा है, क्योंकि लोकसभा में तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को सिर्फ आईना दिखाया था, लेकिन राज्यसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस को बेनकाब ही कर दिया। पीएम का भाषण शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जो उनके 90 मिनट के भाषण के दौरान लगातार जारी रही। लेकिन पीएम मोदी की आवाज पूरे विपक्ष पर भारी पड़ गई। विपक्षी सांसद चिल्लाते रहे और पीएम मोदी लगातार 90 मिनट तक बोलते रहे और कांग्रेस पर आरोपों की बमबारी करते रहे, जिनको हम आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन पहले आपको कांग्रेस के खिलाफ पीएम मोदी ने राज्यसभा में जो चार्जशीट पेश की है, उसके हाई पॉइंट्स बताते हैं। आरोप नंबर 1 जो लगा वो लगा कि 60 साल में कांग्रेस के एक परिवार ने केवल गड्ढे ही गड्ढे किए। दूसरा आरोप यह लगा कि कांग्रेस को आर्थिक नीतियों की समझ नहीं है और सत्ता का खेल सिर्फ वो जानते हैं। आरोप नंबर 3 यह था कि बार बार नकारे जाने पर भी कांग्रेस साजिश रच रही है। आरोप नंबर 4, धारा 356 का दुरुपयोग कर कांग्रेस ने 90 बार चुनी हुई राज्य सरकारें गिराई। आरोप नंबर 5, कांग्रेस ने राजभवनों को पार्टी दफ्तर बनाया। आरोप नंबर 6, कांग्रेस ने 40 साल में गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं किया। आरोप नंबर 7, किसानों का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया। आरोप नंबर 8, वैज्ञानिकों को नीचा दिखाने की कोशिश की। वैसे मौका तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने का था, लेकिन पीएम मोदी अडानी के मुद्दे पर राहुल के सवालों का मूड बनाकर ही राज्यसभा पहुंचे थे। राहुल गांधी के सवालों के जवाब में पीएम मोदी ने कैसे भरी राज्यसभा में कांग्रेस राज का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया, यह अब आपको हम सुनवाते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। आजादी के अनेक दशकों के बाद भी इस देश में
18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, और ये गांव अधिकतर हमारे आदिवासी बस्ती के गांव थे, हमारे पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वालों के लोगों के गांव थे, जनजातीय से गांव थे, नॉर्थ ईस्ट के गांव थे। लेकिन ये उनके चुनाव के हिसाब किताब में बैठता नहीं था, इसलिए इनकी प्रायोरिटी नहीं था। हम जानते थे ये कठिन काम इन्होंने छोड़ दिए हैं। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे, हम इस चुनौती को भी उठाएंगे। और हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया। समय सीमा में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं, और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए, और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए, तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। कोई भी जब सरकार में आता है तो देश के लिए कुछ करने के वादे करके आता है, जनता का कुछ भला करने के वादे करके आता है, लेकिन सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात बनती नहीं है। आप कह दें कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, जैसे कभी कहा जाता था गरीबी हटाओ, 4 दशक हो गए हैं, हुआ कुछ नहीं। सिर्फ आप कहते रहे कि हम भी कुछ करते थे, इतने से बात बनती नहीं है। मोदी सरकार और बीजेपी पर कांग्रेस अक्सर ये आरोप लगाती है कि वो धारा 356 का दुरुपयोग कर कांग्रेस की सरकारों को गिराती है। इस आरोप पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाया और दावा किया कि कांग्रेस ने 90 बार चुनी हुई राज्य सरकारें गिराई। हमने पीएम मोदी के इस दावे का फैक्ट चेक किया, जिसमें कई दिलचस्प बातें हमें भी पता चली। इस रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अपने शासनकाल के दौरान 91 बार गैर कांग्रेसी सरकारों को हटाने का काम कर चुकी है, जबकि अब तक 125 से ज्यादा बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राज्यों की सरकारें गिराई गई है। जवाहरलाल नेहरू के 16 वर्षों के कार्यकाल में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। वर्ष 1951 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते पंजाब में सरकार को बर्खास्त किया गया था। वहीं इंदिरा गांधी के भी करीब 15 वर्षों के कार्यकाल में अलग अलग राज्यों में 50 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। लाल बहादुर शास्त्री के करीब 1.5 साल के कार्यकाल में भी एक मौके पर राष्ट्रपति शासन लगा था, जबकि राजीव गांधी के 5 वर्ष के कार्यकाल में 6 बार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 11 बार और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 12 बार राष्ट्रपति शासन लगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के समर्थन से बनी सरकारों में भी अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल हुआ।
समाजवादी जनता पार्टी के चंद्रशेखर और जनता पार्टी सेक्युलर के चौधरी चरण सिंह दोनों के कार्यकाल में अनुच्छेद 356 का 4 बार प्रयोग किया गया था। संयुक्त मोर्चा सरकार में एचडी देवेगौड़ा ने इसका एक अवसर पर उपयोग किया था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 5 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा था। और अब मोदी सरकार के कार्यकाल में भी 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर अलग अलग राज्यों की सरकारें गिराई जा चुकी हैं। यानी पीएम मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर राज्यों की सरकारें गिराने का जो आरोप लगाया है वो फैक्ट चेक में पास हुआ है। अब यहां से यह समझना भी जरूरी है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था देने वाले अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कैसे होता है। विधानसभा में बहुमत वाली राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना या फिर चुनाव परिणाम निर्णायक ना होने पर विपक्षी दल को सरकार बनाने का अवसर नहीं देना, मंत्री परिषद द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद विपक्ष को सरकार बनाने का अवसर नहीं देना, सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा सदन में विश्वास मत हासिल ना कर पाने पर विपक्षी दल को सरकार बनाने का अवसर नहीं देना, यह सब अनुच्छेद 356 में लूप होल्स की वजह से संभव हो पाता है। और सच यह भी है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो और प्रधानमंत्री चाहे कोई भी रहा हो, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हर किसी के कार्यकाल में होता आया है।